अगला जो हम बात करने वाले हैं स्पेशल सिचुएशंस। ये जो है कि आप कॉमनली फेस नहीं करोगे, लेकिन ये सिचुएशन जब फेस करोगे आपको कैसे हैंडल करना है वो भी ज़रूरी जानना है। बच्चे अगर आते हैं, एडोलेसेंट्स आते हैं तो हमें क्या करना है, फीमेल पेशेंट्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स आते हैं तो क्या करना है, हेपेटाइटिस का पॉजिटिव पेशेंट्स अगर आता है तो क्या करना है, उसके बारे में ही इसमें डिस्कशन होगा। तो ये वाली चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि HIV अगर होगा या किसी को TB हो गया, एडोलेसेंट्स में क्या करना है, किसी को मानसिक बीमारी साथ में है, ओवरडोज में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जब ओएसडी सेंटर में हम जब लंबे समय रहना शुरू करते हैं, पेशेंट्स का हमारे ऊपर भरोसा जब होना शुरू होता है, ये सारी चीज़ें हम फेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। पहला है कि HIV एड्स। हमें पता है कि ये हमारे नैको के अंदर ये ओएसडी सेंटर्स है और इंजेक्शन रूट से HIV वगैरह स्प्रेड होता है, और शारीरिक रिश्ते में जब प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं तब भी HIV स्प्रेड हो सकता है ना। तो इसमें हम HIV टेस्टिंग के लिए हम भेजते हैं पेशेंट्स को, उसके पहले हमेशा प्री टेस्ट काउंसलिंग करते हैं। इसमें प्री टेस्ट काउंसलिंग और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग दोनों होता है। प्री टेस्ट काउंसलिंग में सिर्फ पेशेंट्स के बारे में पूछना काफ़ी नहीं है, पेशेंट्स के बारे में डेफिनेटली पूछेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देना है ना, कि हमारे सारे पेशेंट्स में इंजेक्शन जो लगाते हैं उनको एज नैको के ओएसडी सेंटर में हम हैं। हमारा मेन इस प्रोग्राम का मकसद था कि HIV और एड्स को भारत में स्प्रेड होने से रोकना, प्रिवेंट करना जितना हो सके, और जिनको हो गया है उनका इलाज करना है ना। तो इसमें जो पेशेंट्स आते हैं उनको बताना ज़रूरी है कि इंजेक्शन के माध्यम से HIV स्प्रेड होता है, और HIV के बारे में जिनको पता ही नहीं है उनको उस बीमारी के बारे में, उस इन्फेक्शन के बारे में बताना भी ज़रूरी है। जांच क्यों करना है वो बताना भी ज़रूरी है, कैसे स्प्रेड होता है वो बताना ज़रूरी है, और उसको कैसे रोक सकते हैं वो सारी चीज़ें भी साथ में बताते हैं। और जाँच होने के बाद वो जो रिजल्ट के साथ हम में चर्चा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जांच का रिजल्ट जब मिलता है पेशेंट्स का यूजली भावनाएं कैसे होंगे, अगर उसको पॉजिटिव आता है तो कैसा होगा? बिल्कुल सही, हाँ है ना, बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, उनको बुरा लगता है, रोने लग जाते हैं। जब भी हमारे पास मरीज आते हैं ना, उनको जितना आप होप देते हो उतना उनके लाइफ जो है बेहतर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको HIV पॉजिटिव होने के बावजूद दे आर वर्किंग वेरी प्रोडक्टिवली, अपना ध्यान रख रहे हैं, एंड दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ लाइक एनीवन, है ना। तो HIV कैसे स्प्रेड होता है उसके बारे में हमने थोड़े स्टडीज़ किया था हमारे पेशेंट्स में और बाहर कम्युनिटी में भी। थोड़े लोग सोचते कि मच्छर से स्प्रेड होता है, कि अगर मच्छर HIV पॉजिटिव को काट के हम में करेगा, ऐसे मिसकॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे मिथ्स होते हैं हमारे पेशेंट्स में। तो इन सबको हमें दूर करना ज़रूरी है। ये होने के बाद उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको वेंटिलेट करने देना होता है, कि वो अपने भावनाओं को जब हम वो बताते हैं और हम सुनते हैं और उनको हम जब काम डाउन करते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स। और पेशेंट्स को जब पता चलता है कि हम लोग जो है नॉन जजमेंटल वे में उनसे बात करते हैं, कि चाहे वो HIV पॉजिटिव हो, HIV नेगेटिव हो, सबके साथ हमारा बर्ताव एक जैसा ही होना चाहिए, है ना। तो उनको जो है सपोर्ट मिलता है। और उसके साथ साथ जब पॉजिटिव आते हैं उसमें क्या क्या और कर सकते हैं, जैसे ART की दवाई लेना है, स्वस्थ खाना खाना है, अपने लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हम उनको साइको एजुकेट करते हैं। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग में वो होता है। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग अगर नेगेटिव है तब हम क्या करते हैं, हम HIV टेस्टिंग एक बार करके छोड़ते नहीं है ना, हम रिपीट करते हैं, है ना। जो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स हैं उसमें रिपीट करते हैं, तो वो भी हमारे लिए बताना ज़रूरी है कि अभी नेगेटिव आया है लेकिन फिर भी हमें दोबारा एक बार चेक करते रहते हैं, क्योंकि इसमें दोबारा पॉजिटिव आने का संभावना है अगर वो विंडो पीरियड में है। और इसी वजह से इनको इंजेक्शन का इस्तेमाल दोबारा नहीं करना है, क्योंकि उसमें रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो HIV का जो जांच होता है हमेशा प्री टेस्ट काउंसलिंग और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग दोनों के साथ होता है। इसीलिए हम काउंसलिंग सेंटर्स जो होता है ICTC वहाँ पे हम भेजते हैं, जहाँ पे ये प्रॉपरली वो बैठ के इस चीज़ के लिए करते हैं, है ना। प्री टेस्ट काउंसलिंग हमारी तरफ से भी होता है, HIV टेस्टिंग का होता है, उसके बाद फिर आके हमारे पास बताते हैं। तो ये जो समस्याएं जो हो सकते हैं HIV टेस्टिंग के रिलेटेड, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो है हमारे पास जो इशू होता है कि मान लीजिए HIV टेस्टिंग हो गया है, पॉजिटिव निकला है, पेशेंट को हमने समझाया था कि आपको ART शुरू करना है, जिससे वायरल लोड आपका कम रहेगा, आपका ज़िंदगी स्वस्थ रहेगा। उसने ART लेना शुरू भी कर दिया। उसके बाद क्लिनिक में आपके OSD में क्या दिक्कत हो सकता है, ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है ART दवाई के साथ, है ना, होने का संभावना है ना। हमारी जो ब्यूप्रेनॉर्फिन गोली है, हमने कल जो ब्यूप्रेनॉर्फिन के फार्माकोलॉजी में ये बात किया था कि लिवर में मेटाबोलाइज होता है, ART की दवाई भी लिवर में मेटाबोलाइज होता है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि उस वजह से इंट्रैक्शंस हो सकता है, तो डोज जो है हमें एडजस्ट करने की ज़रूरी पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि सब में करना है,
डोज वही रखेंगे। अगर पेशेंट आके आपसे बताता है कि मुझे अभी टूटन होना शुरू हुआ है, ART की दवाई जब से मैंने शुरू किया मुझे टूटन होना शुरू हुआ है, मुझे अभी दर्द होता है या तलब होना शुरू हुआ है, वो OST का डोज बढ़ाना है। अगर ART शुरू करने के बाद वो बताया कि मुझे नशा जैसा ज़्यादा महसूस हो रहा है तो OST की डोज आपको घटाना है। अगर बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो उसी डोज में कंटिन्यू कर सकते हो। तो क्लिनिकली आप कर सकते हो। आपको ना सारे दवाइयों के नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ART की इस दवाई से इंट्रैक्शन हो रही है, इस दवाई से इंट्रैक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें याद रखने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्लिनिकली आप देख के अगर वहाँ पर डोज कम पड़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, ज़्यादा हो रहा है तो कम कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ART दवाई से ये हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर पेशेंट आके बोलते हैं तो आप कर सकते हो। तो HIV पॉजिटिव में जो हमने कल भी चर्चा किया कि हमें अगर लगता है कि पेशेंट जो है ये इंजेक्शन ड्रग यूज़र में है, इसको हमें HIV टेस्टिंग करना है, तो उसके बाद ही मैं OSC शुरू करूँगा, वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा OSC स्टार्ट करके उसके बाद HIV टेस्टिंग के लिए मेंटेनेंस फेज में मोटिवेट कीजिएगा। दूसरा, हमें पता है कि HIV पॉजिटिव है, इस पेशेंट को हमें ART शुरू करना है, लेकिन पेशेंट ART के लिए नहीं जा रहा है, फिर भी आपको उसकी वजह से रोकना नहीं है, शुरू करना है ना। ये फर्स्ट OST को शुरू करना है, उसकी डोज को स्टेबलाइज करना है, उसके बाद हम ART के लिए रेफर करेंगे। ठीक है, OST कभी भी ART नहीं चलाया है, उसकी वजह से किसी का रोकना नहीं है, उसको शुरू करना है। क्यों शुरू करना है, क्यों हमें नहीं रोकना है? बिल्कुल सही। अगर ART नहीं चलाएगा, सॉरी, हम OSC शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इंजेक्ट करता रहेगा और उसमें जो सैरिंग है वो होता रहेगा, उसका वायरल लोड जो है बढ़ता रहेगा। ART शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर नहीं भी लेता है तो OST जैसे शुरू करेंगे, इंजेक्शन कम होगा तो वायरल लोड भी कम होगा, इसमें भी फ़र्क पड़ेगा और धीरे धीरे वो ART में जाना शुरू करेगा। तो उसके बाद हम जैसे ART की दवाई शुरू होता है, उसके बाद हम OST की दवाइयाँ हम सेट करते हैं। यही है कि हमारे जो ART की दवाइयाँ जो है उसकी लिस्ट है। NRTA में हमें डोज की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरी नहीं होता है। अगर इफावेरेंस और नेविरपिन होता है, उसमें ब्यूप्रेनोर्फिन की डोज कम होता है तो हमें दवाई की डोज बढ़ाने की ज़रूरी हो सकता है। प्रोटेज इनहिबिटर्स है तो वो ब्यूप्रेनोर्फिन के लेवल शरीर में इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमें डोज घटाने की ज़रूरी हो सकता है। लेकिन हमें क्लिनिकली इन सब चीज़ों को याद रखने की ज़रूरी नहीं है, हमारे गाइडलाइंस के बुक में है, आपको बस क्लिनिकली देखना है। ठीक है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस आपको इतना याद रखना है कि ड्रग इंटरेक्शंस होता है कि दवाइयों के बीच में, हमारी ब्यूप्रेनोर्फिन गोली और ART की दवाई के बीच में, ड्रग के बीच में इंटरेक्शंस होता है। उस वजह से हमें क्लिनिकली देख के ज़रूरी पड़े तो उसमें दवाई में बदलाव करना है। ठीक है, अगर बदलाव करने की ज़रूरी नहीं है तो आप सीधा जा सकते हो। तो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस में हम OSC की डोज चेंज करेंगे, नॉट बेस्ड ऑन कि कौन सी दवाई चल रहा है। दूसरा जो हमने चर्चा किया था हेपेटाइटिस सी, है ना, कल भी इसके बारे में चर्चा हुआ था। हेपेटाइटिस सी जो है HIV से बहुत गुना कॉमन है हमारे इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में। HIV का अगर मान लीजिए हमारे भारत में इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में 10% लोगों में है, तो हेपेटाइटिस सी 50% है। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी ये करीबन 50% है हेपेटाइटिस सी, उतना कॉमन है इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में। इसका जो कैसे एक दूसरे से स्प्रेड होता है वो भी वही उसी तरीके से होता है कि अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। किसी को अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, उनका जो नीडल या सिरिंज को इस मरीज ने लगाया है तो इसमें होने का संभावना बढ़ता है। तो अगेन ये सैरिंग की वजह से बढ़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हेपेटाइटिस सी जो पॉजिटिविटी होता है उसमें अगर मरीज को देखोगे नॉर्मल की तरह ही रहेगा, उसको देखने में आपको पता नहीं चलेगा। मोस्टली वो एसिम्टोमेटिक होता है, अनलेस वो बहुत ज़्यादा उसका लिवर में हानि पहुंचा है तब तक वो एसिम्टोमेटिक रहता है। उस वजह से उसका डायग्नोसिस भी डिले होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनमें एक्यूट इन्फेक्शन भी हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बुखार आएगा, पीलिया होगा, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्रॉनिक इन्फेक्शन चलता है जिसमें अगर पूरा शरीर से निकला नहीं है तो वो लिवर में वो इन्फेक्शन बना रहता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन वेरी कॉमनली होता है हेपेटाइटिस सी में। ठीक है, और ये देखा गया है कि अगर हेपेटाइटिस सी को हम इलाज नहीं करते हैं, क्रॉनिक वो चलता रहता है, वो इन्फेक्शन को ठीक नहीं करे, तो उसमें मान लीजिए करीबन 7% लोगों को लिवर में सिरोसिस होता है। सिरोसिस क्या होता है कि लिवर का, हाँ बिल्कुल, सुकड़ जाना है ना, वो सुकड़ जाता है, उसको हम इलाज नहीं कर पाते हैं। उसमें हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे या उसका एक ही इलाज होता है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन, उस लिवर को निकाल के किसी और के लिवर को हम ट्रांसप्लांट करें, जो इंडिया में बहुत मुश्किल होता है ना, उसका वेटिंग लिस्ट इतना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो उस वजह से ये हमें हेपेटाइटिस सी लेकिन ट्रीटेबल है। हेपेटाइटिस सी में दवाई देंगे, उसका एक कोर्स होता है,
वो करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया से पेशेंट इम्प्रूव भी होते हैं। एंड वो इलाज जो है बहुत महंगा था पहले, है ना, कि पहले शायद इंडिया में वैसे भी 10,000 20,000 हो रहा था एक मरीज़ का इलाज। अभी गवर्नमेंट ने उसको फ्री कर दिया है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। थोड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो हेपेटाइटिस सी अगर पेशेंट्स को पॉजिटिव आता है तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हो। उसका पूरा जो जांच और इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रीली होता है, ठीक है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे उसमें मॉर्बिडिटी बढ़ता है। मॉर्बिडिटी का मतलब उसकी वजह से जो तकलीफ़ें होते हैं, लिवर में प्रॉब्लम जो होना और लिवर की वजह से जो उसको तकलीफ होता है वो बढ़ सकता है। दवाई के तौर पर इसके साथ हम ओएससी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं ना। हेपेटाइटिस सी की दवाई भी चल रहा है तब भी हम ओएससी शुरू कर सकते हैं। एंड अगर इलाज शुरू करने के पहले भी हम ओएससी स्टार्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट जो हमने डिस्कस किया अवेलेबल है, बहुत अच्छे से इफेक्टिव है और उसको हम बोलते हैं हाईली इफेक्टिव डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स, ठीक है। ये हमारे नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब कोई भी आईडीयूज आता है तो उनमें हम एचआईवी की टेस्टिंग भी करते हैं, साथ में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग के लिए भी रेफ़र करना होगा क्योंकि इसका रिस्क जो है 50% है ना। पॉजिटिव है तो उसका भी इलाज वहाँ पे फ्री में हो जाता है। सारे मरीज़ को जब हमने पहले शुरू क्या करना है, इंडक्शन फेज में ओएससी शुरू करना है, उसका मेंटेनेंस डोज सेट करना है। जब मेंटेनेंस में आ जाते हैं तब आप एचआईवी और हेपेटाइटिस सी का टेस्टिंग आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट में अगर अभी जो हमें ये देखना है कि अगर हम करंटली वो नशा ले रहा है ना, तो उस समय में री इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा कि अगर मैं अभी इंजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी दवाई लेना स्टार्ट कर दिया है इंजेक्शन, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दिया और दोबारा इंजेक्शन लेना चालू कर दिया, उसमें दोबारा री इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। लेकिन उसकी वजह से ये ट्रीटमेंट को हमें मना नहीं करना चाहिए, तभी इसको हम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाए और वो उससे दूसरे को स्प्रेड ना हो। और हमने ये डिस्कस किया कि ब्यूप्रेनोर्फिन का जैसे हमने देखा कि एचआईवी की दवाई के साथ इंट्रैक्शंस होता है, इस दवाई के साथ इंट्रैक्शंस नहीं होता है, तो हमें डोसेज चेंज करने की ज़रूरी नहीं पड़ता है। हेपेटाइटिस सी का जब दवाई शुरू होता है हमारी जो ओएससी की दवाई का डोज में ऊपर नीचे करने की ज़रूरी नहीं पड़ता है। अगेन अगर होता भी है क्लिनिकली आप दे के कर सकते हो, सो मेजर चेंजेस उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्यूबरक्लोसिस है ना। टीबी हमारे पेशेंट्स में बहुत कॉमनली होता है ना, कि क्योंकि एक तो भारत में वैसे भी कॉमन है, बोलते हैं कि हर 3 लोग में 1 लोग को टीबी हुआ होता है ना, उतना कॉमन है बताते हैं। और हमारे मरीज अगर देखोगे ज़्यादातर कहाँ पे जाके इंजेक्ट करते हैं, गंदे जगह पे जाके इंजेक्ट करते हैं, हॉटस्पॉट्स में होता है और उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पुअर हो जाता है, सारी चीज़ें खो जाते हैं। वो रहते ही भी ओवर क्राउडेड प्लेसेस में, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में एक से दूसरे में स्प्रेड होने का संभावना भी बढ़ता है। तो ट्यूबरक्लोसिस का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्लस वो जब नशा लेते हैं वो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं। नशे वाले लोगों में भी टीबी का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा गुना बड़ा होता है, उसमें इम्यूनिटी भी कम हो जाता है तो टीबी रिस्क बढ़ जाता है। प्लस साथ में वो क्या करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग्स में खराबी होना शुरू होते हैं, तो उसका बैरियर जो होता है इन्फेक्शन को हम जो उसको हटाने के लिए जो हमारे शरीर में भगवान ने जो बैरियर्स दिया था वो भी वो उसमें भी छेद हो जाता है, तो जल्दी टीबी पकड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे कारण की वजह से हमें टीबी की दवाई शुरू करना है। टीबी की दवाई जब शुरू होते हैं उनके जब इम्यूनिटी बढ़ना शुरू होता है, कभी कभार लक्षण बढ़ते हैं, उसका एक टर्म होता है सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम करके। जब पेशेंट्स का हम टीबी की दवाई शुरू करते हैं उसमें कभी कभार शुरुआत में लक्षण ज़्यादा हो सकता है, खासकर हमारे पेशेंट्स में, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होता है। जब शरीर में दोबारा इम्यूनिटी बढ़ता है वो होता है, लेकिन जैसे टीबी की दवाई चलाते रहेंगे वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। अगर पेशेंट्स का अगर देख रहे हो कि उसका एक्टिव टीबी है, बहुत ज़्यादा आके आपके सामने खांस रहा है, आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, उस समय में आप पहले उसको टीबी के इलाज के लिए भेज दीजिएगा। उतना ज़्यादा नहीं है तो ओएससी स्टार्ट करके भेजिएगा। एचआईवी हेपेटाइटिस सी के लिए ओएससी शुरू करके हम भेजेंगे। टीबी का को सस्पिशन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है, तो पहले टीबी के इलाज के लिए भेजिएगा, क्योंकि टीबी की इलाज करने के बाद हम अपनी दवाई शुरू करते हैं। और टीबी की दवाई शुरू करने के बाद हमारी दवाइयाँ जो है इसमें जो आइसोनियाजिड है उसका थोड़ा सा लिवर टॉक्सिसिटी होता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपना दवाई दे सकते हैं आराम से, ब्यूप्रेनोर्फिन। और डोज जैसे हमने डिस्कस किया था क्लिनिकली देके हम उसको ऊपर नीचे करते हैं,
तो किसी को बस सस्पेक्टेड टीबी है, देखने में शायद हो सकता है, अगर लगता है तो आप वैसे आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर लेकिन आपको क्लिनिकली लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा खांसी और बहुत ज़्यादा बलगम हो रहा है, वहाँ पे आपको देखने में पता चलता है, देन प्लीज़ रेफर फॉर टीबी ट्रीटमेंट एंड देन स्टार्ट OST। बच्चे अगर आते हैं तो क्या करें? बच्चे अगर आते हैं कि इंजेक्शन ड्रग यूज़ करते हैं करके लेकर आते हैं, तो हमें क्या करना है? तो बच्चों में यूजुअली हम OST के लिए हमें इसलिए डाउट होता है कि उनका ड्यूरेशन ऑफ ओपिएड यूजुअली कम होता है, क्योंकि उन्होंने तभी स्टार्ट किया होता है कि अभी उन्होंने ओपिएड शुरू किया है, थोड़े दिन से ही ले रहे हैं, तो क्या इनमें हमें OST देना है? क्योंकि OST हमने देखा है कि वो लंबे समय का इलाज है, उसको तो हमें जल्दी नहीं बंद करना है ना, थोड़े दिन की बात नहीं है, ये तो महीना चलेगा, सालों साल चलता है। तो जो एडोलेसेंस होते हैं, जो आपके पास 15 साल का बच्चा आया है, जिसको यानी वो छोटा बच्चा आपको दिख रहा है, वो आके नशे में है, इंजेक्शन उसने लगाया है, आपके पास आया है, तो आप क्या करोगे इस केस में? OST देना चाहोगे, नहीं देना चाहोगे? वैसे एडोलेसेंस में जब हम देखते हैं उसमें जो डिलेमा होता है ना, हम लोगों को भी जब आते हैं तो पहली बार जब हमारे पास मरीज़ आता है, इससे हमारे पास जो नैको सेंटर्स में आते हैं इंजेक्शन ड्रग यूजर्स जो लंबे समय से आ रहे हैं, उनमें तो हमें क्लियर है कि इसको हम दवाई देंगे, इसका सेट होगा, हम बाकी चीज़ों पे काम करें, इसका ज़िंदगी बहुत बढ़िया से बेहतर होगा। जो हमें डाउट होता है कि बच्चा है, एडोलेसेंट आया है, वो इंजेक्शन अभी उसने शुरू किया है, मान लो 1 हफ्ते पहले शुरू किया है, मम्मी ने देख लिया, मम्मी ने पकड़ के लेकर आ गई है, और हम देखते हैं कि ओपिएड डिपेंडेंट है, इंजेक्शन तो ले रहा है, उसके दोस्त वगैरह जो है इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ये डिलेमा होता है कि ये तो बच्चा है, अगर OST में शुरू करूँगी तो लंबे समय मुझे देना है, और क्या मुझे उतने दिन के लिए चलाना है, और वो भी एक तरीके का ओपिएड है, क्या हमें लंबे समय उसको ओपिएड्स में ही देना है? वो हमारे पास है, क्या हमारे पास और कोई तरीका है उसको इलाज करने के लिए? क्या हम ओपिएड्स लेते रहेंगे तो उससे कोई यानी अगर हम दवाई शुरू नहीं करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स इसका कम होगा? दूसरे थोड़े समय जो नशा लेते हैं उसका ज़िंदगी में जो हानि है रिलेटिवली कम होगा, जो लंबे समय से ले रहे हैं उनकी ज़िंदगी में हानि ज़्यादा हुआ होगा। तो बच्चे जब आते हैं हमारे पास, उनके ज़िंदगी में जो हानि है वो रिलेटिवली कम हुआ होगा, ठीक है, और सपोर्ट भी यूजुअली बेहतर होता है कि फैमिली मेम्बर ज़्यादातर लेकर आते हैं, तो इस केस में डिवाइडेड होता है। तो क्या हमारे पास और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है? एक तो हमने बात किया थी कि OST है, और भी कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास? एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट हमने बात किया था, है ना, जिसमें वैक्स की तरह जाके थाले में चिपक जाता है ना। हमने ये बात किया था कि स्लो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, जिसमें हम दवाई को धीरे धीरे घटा के बंद कर देंगे, सिर्फ विड्रॉल्स को मैनेज करेंगे, उसके बाद जो है नाल्ट्रेक्सोन की नाम की दवाई दे सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि वो दवाई लेगा लेकिन उसका असर नहीं होगा, वो सिर्फ जाके वहाँ पे बैठ जाएगा, ताले को जाके लॉक कर देता है, और उसके ऊपर जो है कि कोई नशा लेगा तो नहीं ले, उसका असर नहीं आएगा, है ना। ये हमने बात किया था कि जो कम समय से नशा ले रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, जो इंजेक्शन से नहीं लेते उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिनका फैमिली सपोर्ट ज़्यादा है उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि नाल्टिमा से तलब कम नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को कम समय से नशा चल रहा है उनमें तलब उतना ज़्यादा यूजली नहीं होता है, तो इसलिए वो दवाई दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है। सो OST एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या हमें बच्चों में देना है कि नहीं, वो हमारा दुविधा आता है। तो ब्यूप्रेनोर्फिन क्या बच्चों में दे सकते हैं कि नहीं? ब्यूप्रेनोर्फिन बच्चों में सेफली दे सकते हो। स्टडीज़ में 12 साल के ऊपर में दिया गया है, हमने 10 साल के बच्चे को भी दिया है जिनका नशा चला है इंजेक्शन ड्रग यूज़ का, एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दे सकते हैं कि नहीं उसमें कोई डाउट नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गिव इट, वो जो नशा ले रहा है उससे बेहतर है ये दवाइयाँ, लेकिन उसको लंबे समय चलाना है कि नहीं उसमें हमारा क्लिनिकल क्वेश्चन आता है। तो एक तरीका है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें दवाई को पूरा बंद कर देते हैं और नाल्ट्रेक्सोन या एंटागोनिस्ट शुरू करते हैं, वो एक तरीका है, एंड इसमें अगर फ़र्क नहीं पड़े तो फिर हम OST में जा सकते हैं। ये यूजुअली हम जो फॉलो करते हैं क्लिनिक्स में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस बच्चे में ऐसे रिस्क फैक्टर्स है कि अगर मैं इसको दवाई को बंद कर, इसको मैं नाल्ट्रेक्सोन में डालूंगा, लेकिन इसके जो साथ वाले जो है बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वाले हैं, और इसको अगर मैं छोड़ूंगी तो ये पक्का जाके दोबारा नशा लेगा, या इसकी फैमिली में परिवार में मम्मी पापा का लड़ाई होता रहता है एंड हमेशा प्रॉब्लम्स रहता है, तो उनके ऊपर सुपरविजन के लिए कोई है नहीं, ये पक्का घर से बाहर जाएगा नशा लेगा। अगर हमें लगता है कि इस बच्चे में इंजेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, ओवरडोज का रिस्क ज़्यादा है, ये पक्का जाके शेयरिंग करेगा, तो उसमें हम प्रिफर करते हैं कि OST दे दें, क्योंकि हमारा OST यहाँ पे कैसे कर रहा है कि इसको जो इंजेक्शन या नशे की वजह से जो हानि हो रही है उससे बचा रहा है, हमारे साथ वो उसका रापो बन रहा है, एक सेफ प्लेस आ रहा है जिसमें वो अपने समस्या को डिस्कस कर सके, हम उसको गाइड करते हैं फिर, है ना। इस जगह पे OST बिल्कुल मना नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन हम यूजुअली यूज़ करते हैं
जब फैमिली वगैरह सपोर्ट अच्छा है, उसको देखभाल करने के लिए लोग हैं, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ी तो ओएसटी में जाएंगे। लेकिन ओएसटी बच्चों में भी दे सकते हो, खासकर उन बच्चों में जिसमें हमें पता है कि इसमें इंजेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, दोस्त वगैरह इतने सारे हैं और इसको छोड़ेगा नहीं, इसमें जाके दोबारा इंजेक्शन लगेगा, तो डेफिनेटली ओएसटी दे सकते हो, क्योंकि आप उसको इंजेक्शन से बचा रहे हो, इलीगल एक्टिविटीज से बचा रहे हो और एक सेफ स्पेस दे रहे हो। डिटॉक्सिफिकेशन और एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट हम अगर अवेलेबल है तो दे सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है, जैसे हमारे ओएसटी सेंटर में आए हैं, आपके पास तो ये सुविधा है कि आप रेफ़र कर पा रहे हो। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, थोड़े ओएसटी सेंटर्स जो पेरिफेरल एरियाज में होते हैं, है ना, वहाँ पे सैटेलाइट ओएसटी सेंटर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे आसपास में पास की दूरी में हॉस्पिटल्स नहीं होते। अगर हम बोलेंगे कि दूर जाना है तो वो बस पकड़ के जाने में उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं, उनको घर में पैसा चलाना होता है, तो लेकर नहीं जा पाते, तो वहाँ पे वेट नहीं करते, वो इससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब वो लेकर जा पाएंगे तब करते हैं। तो अगर 18 साल से नीचे है तो हम ओएसटी को सीधे शुरुआत में ही हम मना नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम असेस करते हैं कि क्या इसका लंबे समय से वो स्मैक का नशा या हेरोइन का नशा ले रहा है, क्या वो हाई रिस्क बिहेवियर कुछ है कि वो इंजेक्शन लगा रहा है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है कि नहीं, और उसके सपोर्ट कितना है, परिवार वाले या पास में जो बाकी साइकोसोशल सपोर्ट कितना है, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे कि अगर लंबे समय से ले रहा है, इंजेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाई रिस्क बिहेवियर ज़्यादा है, या सपोर्ट जो है बहुत पुअर है, तो हम ओएसटी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके सेंटर्स में जैसे आप बता रहे हो कि अगर ओएसटी यहाँ पे मना है तो यू कैन डेफिनेटली रेफर द पेशेंट टू नियर बाई साइकियाट्रिस्ट या ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक के पास आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली इसी वजह से 18 साल के ऊपर जो है, जो कंसेंट फॉर्म जो है 18 साल के ऊपर तो पेशेंट से ले सकते हो, नहीं तो हमें पेरेंट्स या गार्डियन से लेना पड़ता है, लेकिन उसमें भी माइनर से असेंट लेना पड़ता है। उसके साथ साथ साइकोसोशल इंटरवेंशन भी हम साथ में देते हैं। जो दूसरा आता है कि फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, आपके सेंटर्स में कोई है फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स? बहुत बढ़िया। तो उनमें से आपने क्या देखा है कि उनमें और मेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में कुछ आपको फ़र्क नज़र में आया है? 7 होते हैं, बहुत बढ़िया। एक पर्टिकुलरली एक चीज़ होता है कि ज़्यादातर फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में देखोगे तो उनका शुरुआत जो है यूजुअली कोई क्लोज इधर फैमिली मेम्बर होगा, कोई हस्बैंड होगा, या कोई क्लोज पार्टनर होगा, या कोई क्लोज फ्रेंड होगा, यानी उनके जो करीब वाले हैं उनके साथ उनका यूजुअली शुरुआत होता है। लेकिन आजकल हम अपने क्लिनिक्स में जो देख रहे हैं, कभी कभार जो एन्जॉयमेंट के लिए लेना वो भी होना शुरू हुआ है एडोलेसेंस में, फीमेल एडोलेसेंस में। लेकिन ज़्यादातर जो देखोगे फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में कोई ना कोई पार्टनर या हस्बैंड या कोई नोन टू रिलेटिव होंगे जिनके साथ शुरू होगा। और क्या देखा है आपने, क्या फ़र्क होता है? और लड़कों से कम लेते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो हानि है वो कितना होता है? लड़कों बहुत ज़्यादा होता है ना। इसको जो हम बोलते हैं ये ना टेलीस्कोपिंग फिनोमेनॉन बोलते हैं। यानी लड़कियों में क्या होता है कि अगर वो हल्का सा भी नशा लेते हैं, उन लोगों में उस नशे की वजह से जो प्रभाव होता है, अपनी ज़िंदगी में जो हानि होता है, बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? पैसों के लिए मेल्स क्या करते हैं, जाके चोरी करते हैं। फीमेल्स में क्या होता है कि हाई रिस्क बिहेवियर शुरू हो जाता है, या अगर ये सेक्स को देके पैसा लेना भी नहीं चाहे, क्या होता है कभी कभार जो ड्रग डीलर्स होते हैं वो बोलेंगे कि अगर तुम शारीरिक रिश्ता बनाओगे तभी मैं तुम्हें ड्रग दूंगा, है ना। ये भी कॉमनली होता है, और उनको इतना टाइडअप होता है कि टूटन हो रहा है कि उनको लेना पड़ता है। तो फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में ये सारी चीज़ें आप कॉमनली पाओगे। तो उन लोगों में दूसरा जो रिस्क होता है प्रेगनेंसी का, शारीरिक रिश्ता बनाते हैं, कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले रहे हैं, नशे के लिए वो लोग शारीरिक रिश्ता भी बनाने के लिए तैयार रहते हैं, तो प्रेगनेंसी का भी रिस्क होता है। प्रेगनेंसी की वजह से समाज में, बाकी नशे की वजह से भी समाज में उनका जो बेइज्जती होता है वो मेल ड्रग यूजर से ज़्यादा होता है। लेकिन क्या वो हमारे पास जल्दी आ पाते हैं? मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे सेंटर में जब आएंगे बाकी समाज वाले देखेंगे मेल्स ज़्यादा होते हैं, तो उनके वहाँ पे आने में भी दिक्कत होता है ना। और किसी ने देखा है कि उनको जाते हुए वहाँ पे समाज में भी उनको प्रॉब्लम होगा, छुप छुप के जो लेते थे उनको सबको दिखा के जाना पड़ रहा है। तो फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में ये सारे इश्यूज होते हैं। तो इसमें हम कैसे इनकी मदद कर पाए? जब फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स आते हैं उनको हम थोड़ा जल्दी बुला के देख लेते हैं, है ना, ताकि उनका जल्दी यहाँ से उनका दवाई शुरू हो जाए, जल्दी चले जाए, है ना। वो एक बहुत बड़ी तरीका है ना। जब उनको सपोर्ट देते हैं, जब आते हैं उनको थोड़ा सा जल्दी बुला के देखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात होता है। फीमेल्स में इंजेक्शन ड्रग यूज़ होता है, लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादातर नहीं आते हैं। एंड जो स्टार्ट होते हैं इधर वो मेल पार्टनर से स्टार्ट होता है। दूसरी तरीके का इंजेक्शन भी होता है, जो डॉक्टर्स ने अगर मान लो दर्द के लिए इंजेक्शन लगाए उसको फिर हेमिस्ट से जाके लेकर लगाना, है ना। उस तरीके के इंजेक्शन ड्रग यूजर्स भी आते हैं।
तो ज़्यादातर मेल पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो जाके अगर वो नशा लेकर देता है तब ये दे पाएंगे। दूसरा ये होता है कि सिंस वो मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट होते हैं, क्या होता है कि जो सिरिंज और नीडल होता है ज़्यादातर मेल पार्टनर अपना लगाने के बाद इनके पास देते हैं, तो वही नीडल और सिरिंज जो होता है मेल पार्टनर से इनको आता है। तो शेयरिंग एंड रीयूज़ वाला जो पार्ट है वो भी इनमें ज़्यादा होता है। जो हमने दूसरा देखा था कि जो सेक्स को बेचना वो भी इनमें कॉमनली होता है, और समाज में उनके ऊपर जो बेइज्जती होता है, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, वो भी ज़्यादा होता है, और यहाँ तक आने के लिए भी उनको दिक्कत होता है। तो इट इज़ इनएक्सेसिबल, क्योंकि फीमेल स्पेसिफिक हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स नहीं है, तो उस वजह से वो वाले इश्यूज़ होता है। हम इसमें क्या करते हैं, तो फीमेल सारे लोगों में हम सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन फीमेल्स में जो एक्स्ट्रा सवाल जब हम पूछते हैं कि हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर रहा है कि नहीं, इसके बारे में पूछते हैं, और ये रहता है तो हम और क्या करते हैं, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तो हुआ है नहीं, है ना, कि नीचे की जगह पे कोई सफ़ेद पानी तो नहीं आ रहा है, कोई खुजली तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हम पता करते हैं। उसके अलावा ये भी पूछते हैं कि महीना आखिरी बार कब आया है, क्योंकि प्रेगनेंसी सीधे आके तो वो आपको नहीं बताएंगे जब तक आप नहीं पूछोगे, तो आखिरी बार महीना कब आया है। अगर वो लंबा हो गया है तो ये भी हम पता करते हैं कि क्या अभी प्रेग्नेंट होने का संभावना है ना, क्योंकि दवाई सब कुछ हमें साथ में देखना है, प्लस उनका बच्चे पहले हुए हैं कि नहीं, और मेल इंजेक्टिंग पार्टनर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। क्योंकि इलाज जब करते हैं फीमेल्स में, सिर्फ फीमेल्स को फोकस करेंगे तो लंबे समय में नशे से दूर रहना मुश्किल होता है, तो हम पार्टनर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं इलाज में, क्योंकि उनसे दोबारा रिलैप्स होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो हम फीमेल्स में स्पेशल एफर्ट्स लेते हैं कि उनको कंफर्टेबल बनाए, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, जब फीमेल पेशेंट्स आता है, दूसरा जो इश्यू होता है, एक तो हमने देखा है कि उनको जल्दी बुला के हम देखते हैं, दूसरा जो हमें ध्यान रखना है, हमारे जो ओएससी सेंटर में अगर मेल स्टाफ है, स्पेशली अगर मेल डॉक्टर है या मेल नर्सिंग ऑफिसर है ना, तब हमें जब बात करते हैं ये देख लेना कि हमें उनको, एक तो उनको भी देखना है कि वो भी सेफ़ रहें, और हमारा भी हमें सेफ्टी देखना है, दोनों चीज़ें देखना है। तो जब फीमेल पेशेंट आता है और मेल डॉक्टर हो, तो दरवाज़ा जो है ट्राई कीजिएगा कि बंद ना रखें। अगर वहाँ पे पेशेंट बोलता है कि मुझे कॉन्फिडेंशियली बात करना है, तो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर है तो फीमेल को बुला के वहाँ पे पास में बिठा के फिर बात करें, सो दैट बाद में कोई एलिगेशंस ना हो आपके ऊपर कि आपने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश किया है। सिमिलरली अगर यूजुअली नर्सिंग ऑफिसर हम दवाई देते हैं, मेल नर्सिंग ऑफिसर है, तो भी आप देख लेना कि हम पे पास में फीमेल है, अगर पेशेंट फीमेल है, बाकी आपके मेल डॉक्टर है, मेल नर्स है, तो पेशेंट के साथ और कोई फीमेल है तो उनको साथ में रख सकते हैं, है ना। तो देख लेना कि देयर इज़ अनदर फीमेल अलॉन्ग विथ यू, प्रिफरेबली स्टाफ, क्योंकि स्टाफ आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, या फीमेल के साथ कोई अगर फैमिली मेम्बर है तो वो है, लेकिन वो ना हो उसकी वजह से इलाज मना नहीं है, बट दीज आर जस्ट हमारे सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के लिए है। दूसरा जो है, जब हम फीमेल्स को जब भी हम दवाई देते हैं तो हमें एक होता है कि हमें उनको प्रायोरिटी देना है, कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हम जल्दी बुलाते हैं असेसमेंट के लिए भी, दवाई देने के लिए भी, फॉलोअप में भी, जब वो आते हैं उनको पहले बुला के उनको देखते हैं। और उसके साथ साथ हम अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ना, उसके लिए भी हम साथ में दवाइयाँ देते हैं। प्लस अगर चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, उसका शादी नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमने पता किया हिस्ट्री से कि उसका शारीरिक रिश्ता वो बना रही है विदाउट प्रोटेक्शन, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव भी हमें उसको एडवाइस करना है ताकि उसको प्रेगनेंसी ना हो, उसके बारे में हम उनको जानकारी भी देते हैं, ठीक है। और बाकी जो सपोर्ट है, हमें आसपास में अगर मान लो उसके पास घर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे फीमेल शेल्टर होम्स है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जितना हो सकता है हम उनके परिवार वालों को अगेन इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो मेल पार्टनर है उसको भी इलाज में लेकर आने के लिए। तो प्रेगनेंसी एक दूसरा चीज़ है, क्या प्रेगनेंसी में हम दवाई दे सकते हैं? दवाई का डोज कम करना है, बढ़ाना है? दवाई को, ओएसटी को कम करोगे, क्या होगा, तलब विड्रॉल्स बढ़ेगा, वो नशे की ओर जाएगी, उससे जो खतरा और ज़्यादा गुना ज़्यादा है ना। तो दवाई का डोज कम नहीं करना है, दवाई का डोज वही रखना है, ठीक है। और जो है प्रेगनेंसी में ये जो दवाई है यही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ना, कि ये देखा गया कि ये दवाई जब चलाते हैं उसका जो आउटकम है बहुत बेहतर होता है, ठीक है। एंड हम अगर दवाई को बंद करने के लिए हम प्लान भी करते हैं, उसको हमें कब करना है, यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, यानी 4, 5, 6 महीने,
है ना, इन महीने में ही हम करते हैं। पहले 3 महीने में भी नहीं करेंगे, पहले 3 महीने में करेंगे तो अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होता है ना। लास्ट 3 मंथ्स में करेंगे तो प्री टर्म लेबर का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ओपियोइड विड्रॉल्स होता है वो यूट्रस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस वजह से हम इसको नहीं करते हैं। तो जब वो अगर इंजेक्शन बार बार करते रहते हैं तो उसमें भी विड्रॉल्स बार बार होगा, उसमें भी प्री टर्म लेबर और अबॉर्शन का रिस्क रहता है। उस वजह से दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। और हमें उसके साथ साथ जो करना है उसको प्रॉपरली हमें प्रेगनेंसी में जो हम नॉर्मल चेकअप के लिए जो भेजते हैं, हमें ये देखना है कि नॉर्मल हॉस्पिटल में जाके वो अपना आयरन एंड कैल्शियम की गोली वो सब लेना। ये दवाई जो है बच्चे में हानि नहीं पहुंचाता है। दिस इज़ वेरी सेफ ड्रग। इससे एक दिक्कत होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, देयर इज अ एंटिटी कॉल्ड नियोनेटल ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम, है ना। उसमें क्या होता है कि बच्चा आने के बाद बच्चे को माँ से ओपियोइड्स तो शरीर में जा रहा है ना, वो यूट्रस में बच्चे को अंदर जाता है, और जब बच्चा बाहर आता है वो ओपियोइड उसके बच्चे के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ओपियोइड जब निकल रहा है तो ओपियोइड विड्रॉवल्स होगा, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, चिड़चिड़ा रहेगा, लेकिन इट इज़ ट्रीटेबल, इट इज़ टेम्पररी। उसको दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है। ब्यूप्रीनॉर्फिन में रिस्क कम है, अगर नशा लेते रहेगी तो रिस्क ज़्यादा है। मेथाडोन में रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन ब्यूप्रीनॉर्फिन में भी होता है, हम मना नहीं करते। उसमें वी कॉल इट एज नियोनेटल ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम। उसमें हम ये बोलते कि वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए बोलेंगे जहाँ पे पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है, ताकि अगर बच्चे को विड्रॉल सिम्टम्स होता है तो उसको हम मॉर्फिन की दवाई देते हैं, ड्रॉप्स में देते हैं और धीरे धीरे घटाते हैं, 1 हफ्ते में बंद होता है। यूजुअली प्रिफरेबल ओएसटी में ब्यूप्रीनॉर्फिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें जो नियोनेटल ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम का रिस्क कम होता है, अगर होगा भी तो उसका इंटेंसिटी तीव्रता कम होता है। लेकिन अगर पहले से कोई अगर पेशेंट मेथाडोन पे है तो हम उसको मेथाडोन से ब्यूप्रीनॉर्फिन पे शिफ्ट नहीं करते। सो यूजुअली प्रेगनेंसी में डिक्टम ये होता है कि जितना कम मेडिसिन में एक्सपोज करें, कम डोज नहीं, कम नंबर ऑफ मेडिसिन। तो अगर मैंने मेथाडोन भी दिया है, ब्यूप्रीनॉर्फिन भी दिया है, तो 2 तरीके के मेडिसिन पेशेंट के बच्चे को जा रहा है, तो हम उसकी जगह पे सिर्फ ब्यूप्रीनॉर्फिन देते हैं। सी अगेन ब्यूप्रीनॉर्फिन हमें देना इसलिए ज़रूरी है, ब्यूप्रीनॉर्फिन नहीं देंगे अगर पेशेंट जो है हेरोइन का इंजेक्शन लेगा, उसमें और भी अडल्ट्रेंस होंगे, इसमें तो सिर्फ ओपियोइड जा रहा है एंड हमें ओपियोइड्स के बारे में पूरा पता होता है कि ये कैसे शरीर में काम करता है। लेकिन अगर हेरोइन लेगी या स्मैक लेगी, उसमें ओपियोइड के साथ साथ बहुत सारे मिलावट होते हैं, जिसमें देयर बी लॉट ऑफ हार्मफुल मेटल्स ऑल्सो, जो बच्चे को जाके लंबे समय में उसके ब्रेन वगैरह को अफेक्ट करेगा। इसलिए ओएसटी इज़ अ सेफर ड्रग। अगर कोई पेशेंट उससे लंबे समय में दूर रही है, अंडर ऑब्जर्वेशन, ड्रग फ्री, इट इज़ बेटर, बट दैट इज़ वेरी वेरी रेयर केसेस। जैसे हमने देखा कि फीमेल इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, उन लोगों में प्रेगनेंसी में ओएसटी देना इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत हमारे जो ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के जो गाइडलाइंस प्लस हमारे जो साइकेट्रिक के गाइडलाइंस, एडिक्शन ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस, सारे गाइडलाइंस में ओएसटी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ओपियोइड डिपेंडेंस इन प्रेगनेंसी। ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, यही हम प्रेग्नेंट फीमेल में जो ओपियोइड डिपेंडेंट में है, इसको हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मानते हैं, ठीक है। और डोज जो है यूजली हमें बदलने की ज़रूरी नहीं पड़ता है, लेकिन आखिरी 3rd ट्राइमेस्टर में कभी कभार जब, क्योंकि उसमें पानी जो है, वॉल्यूम जो है हमारे शरीर में ज़्यादा होता है, तो उस वजह से कभी कभार ब्यूप्रीनॉर्फिन की डोज शरीर में कम पड़ता है, तो उस समय में बढ़ाने की ज़रूरी पड़ सकता है। डिलीवरी के बाद जब हमारे शरीर से, प्रेग्नेंट लेडी के शरीर से पानी निकलता है, बेबी बाहर निकलता है, तो उसमें कभी कभार जो हम डोज दे रहे हैं ज़्यादा महसूस होने की चांसेस होता है, तब हमें कम करने की ज़रूरी पड़ सकता है। अगेन ये सारी क्लिनिकल जजमेंट है। अगर आप क्लिनिकली देख रहे हो कि पेशेंट को तलब टूटन हो रहा है तो दवाई बढ़ा सकते हो, अगर आपको क्लिनिकली पेशेंट को लग रहा है कि नशा ज़्यादा महसूस हो रहा है तो उसको कम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग हमें कंटिन्यू करना है ना। एंड ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम जो हमने डिस्कस किया था वो बच्चे में हो सकता है, तो इसलिए हम पेशेंट्स को बताते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट करना है जहाँ पे पीडियाट्रिशियन हो, और हम वहाँ पे इन्फॉर्म भी करते हैं कि ये दवाई चल रहा है तो इसका रिस्क है, ताकि पीडियाट्रिशियन को पता रहे और उसके हिसाब से इलाज करें। किसी को अगर साइकियाट्रिक इलनेस है ना, या वो जिन लोगों को एडिक्शन होता है, उन लोगों में मानसिक बीमारी होने का संभावना ज़्यादा होता है। जैसे हमने बात किया था कि किसी को उदासी है या एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनमें आदि होने का संभावना ज़्यादा है। तो साइकियाट्रिक अगर डिसऑर्डर है, इससे हमारा ये नहीं कि अगर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है तो हम ओएससी स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर वो है तभी हमें ओएससी स्टार्ट करना है। यूजुअली डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं,
और इन पेशेंट में अगर डिप्रेशन और एंजाइटी आपको पता चलता है, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना है, ठीक है। इसकी वजह से हम कभी भी दवाई बंद नहीं करते, साथों साथ चलता है, दोनों का इलाज एक साथ चलता है। हम कब नहीं देते हैं, अगर पेशेंट समझ नहीं पाता है। मान लीजिए अगर सीजोफ्रेनिया है, जिसमें सीजोफ्रेनिया भी अगर है तो उसकी वजह से ओएसटी बंद नहीं करना है। अगर वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहे, आप जो भी समझा रहे हो कि ऐसे करना है, ये दवाई लंबे समय आने, उसको समझने की स्थिति में नहीं है, तो फिर हम तब ओएसटी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ओएसटी इलाज को पेशेंट को समझ के शुरू करना भी ज़रूरी होता है। ओपिएड ओवरडोज किसी ने देखा है अपने पेशेंट्स में, किसी ने आके बोला है कि पेशेंट जो है वहाँ पे गिरा पड़ा है, तो इसमें एक है कि ओपिएड्स में अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ओवरडोज होने का रिस्क है। नींद में रहेगा, बेहोश हुआ हो सकता है ना, सांस की रेट जो है कम हुआ हो सकता है, और आँख की पुतली कम हुआ हो सकता है। तो आँख की पुतली कम है, नींद का यानी नींद जैसे ज़्यादा है, तो इसमें ओपिएड्स का होने का रिस्क है ना। ऐसे केसेस में जैसे आप लोगों ने बोला, ये आपने जो नॉर्मल हम ABC जो करते हैं ना, कि एयरवे को स्टेबलाइज करने की एक साइड लिटाते हैं, अगर उसको जाग आ रहा है तो उसको, ताकि वो लंग्स में ना चला जाए। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, एक दवाई इंजेक्शन दोगे, पेशेंट उठ के बैठ जाएगा। बहुत बढ़िया है ना, इंजेक्शन नलोक्सन। अगर आपके पास में कोई मेडिकल शॉप है, आप इंजेक्शन नलोक्सन दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। इवन जिन पेशेंट ने ओपिएट्स नहीं लिया है उसमें नलोक्सन दोगे कुछ भी नहीं होगा, आराम से दे सकते हो। तो नलोक्सन देने में कभी भी डरने की ज़रूरी नहीं है। नलोक्सन से ज़्यादा पेशेंट को दर्द होगा, टूटन हो सकता है, उतना ही होगा। नलोक्सन इस नाथ जानलेवा, जान बचा सकता है नलोक्सन। तो ओपिएड ओवरडोज के पेशेंट में अगर हॉस्पिटल दूर है, लेकर जाने में समय लगेगा, यू कैन गिव नलोक्सन सेफली, ठीक है। इंजेक्शन नलोक्सन आप सेफली दे सकते हो। ब्यूप्रेनोर्फिन के ओवरडोज में हमने डिस्कस किया था कि ब्यूप्रेनोर्फिन अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट का चांसेस नहीं है, लेकिन कभी कभार थोड़े पेशेंट्स में, खासकर जो नींद की गोली के साथ एटनॉक लेते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने का रिस्क रहता है। उन केसेस में हम अगेन नलोक्सन दे सकते हैं। नींद की गोली की वजह से अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, उसको नलोक्सन ठीक नहीं करेगा। जो हेरोइन वाला पार्ट जो है, ओपिएड्स वाला पार्ट है, या ब्यूप्रेनोर्फिन जो हाई डोज में उसने लिया है, तो उसका जो पार्ट है वो नलोक्सन से कम होगा। लेकिन नलोक्सन का असर सिर्फ थोड़ी देर रहेगा, ब्यूप्रेनोर्फिन का असर लंबा समय रहेगा, तो इसलिए बार बार नलोक्सन देने की ज़रूरी पड़ सकता है। तो आप अपने क्लिनिक में बैठ के तो नहीं दोगे, तो नलोक्सन को इंजेक्शन वहाँ पे आपने दे दिया, उसके बाद क्या करना है, हॉस्पिटल रेफ़र करना है। हॉस्पिटल पास में है तो तुरंत वहाँ पे रेफ़र कर दीजिएगा, लेकिन अगर तुरंत नहीं बेच पाओगे, आपको लगता है कि इसमें आधा घंटा लग जाएगा, तब तक पेशेंट का जान चला जाएगा। उससे बेहतर है कि बोलो कि नलोक्सन का सुई लेकर आ जाओ, वहीं पर लगा दो, ठीक है। तो ओपिएट्स में ओवरडोज का रिस्क रहता है, और यूजुअली क्या होता है कि जब इलाज छोड़ते हैं ना, तो इलाज छोड़ने के बाद पहले थोड़े हफ्ते में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि इलाज उसने छोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा कि वो जाके पुराने नशा वही हाई डोज में लेगा, तो उसमें ओवरडोज का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है ज़्यादातर सिर्फ ओपिएट्स लेने से ज़्यादा अगर अल्कोहल साथ में लेता है, नींद की गोलियां साथ में लेता है, उसमें ओवरडोज का रिस्क बहुत ज़्यादा गुना बढ़ता है। सिर्फ अगर ब्यूप्रेनोर्फिन लेता है तो उसका रिस्क कम होता है। तो इसमें हम जो देखेंगे कि पिन पॉइंट प्यूपिल्स जो होता है, या नींद बहुत ज़्यादा होता है, या सर जो है ऐसे ऐसे करेगा, जैसे नींद में है कोई आगे झुक रहा है, उस तरीके से हो सकता है, नॉडिंग या टिटुबेशन जो बोलते हैं। उसका आवाज़ जो है वो साफ़ नहीं आएगा, है ना, वो स्लरिंग जैसा होगा, और वो ठीक ठाक नहीं चल पाएगा, लड़खड़ाते चलेगा, चक्कर आएगा, है ना। और उसमें अगर देखोगे उसमें स्नोरिंग ज़्यादा होगा। तो ये सारे लक्षण जो है आप देखोगे कि उसका हार्ट रेट कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया है। देखोगे तो जैसे आपने बोला था कि नीला पड़ जाना या बेहोश हो जाना, अगर हम इसको इलाज नहीं करते हैं तो कभी कभार मृत्यु भी हो सकता है, ओवरडोज जब ज़्यादा होता है तो, ठीक है। तो ओवरडोज में ब्यूप्रेनोर्फिन जो है ब्राडिकार्डिया है ना, हमारे हार्ट रेट को कम कर सकता है, जिसके लिए आईसीयू में हमें रखना पड़ सकता है, लेकिन यूजुअली उससे जान नहीं जाएगा सिर्फ ब्यूप्रेनोर्फिन की ओवरडोज में। लेकिन अगर उसके साथ अगर कोई और दवाई लेते हैं तो उसमें जान जाने का खतरा हो सकता है हाई डोज में, ठीक है। तो इसमें हम यूजुअली हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और उसके साथ हम दवाई देते हैं। यूजुअली क्या करते हैं, नलोक्सन देते हैं। इंजेक्शन कहाँ पे देंगे, आईवी से दे सकते हैं या आईएम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्यूप्रेनोर्फिन में क्या होगा, उसको हायर डोज की ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि हमें बार बार देने की ज़रूरी पड़ सकता है। यूजुअली 2 mg से ही आराम आ जाते हैं, मैक्सिमम 10 mg तक जाते हैं, लेकिन ब्यूप्रेनोर्फिन में हमें हायर डोज देने की ज़रूरी पड़ सकता है। और हमें ओपिएट्स ओवरडोज के बारे में फैमिली को बताना ज़रूरी होता है, और पेशेंट के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो साथ में थे, उनको भी हम बता सकते हैं।
पेन जब होता है ना, किसी को अगर मान लो ओएसटी चल रहा है, हमें पता है कि ओपियोइड्स जो है वो दर्द को रिलीव करता है, लेकिन ब्यूप्रेनोर्फिन जो है पार्शियल अगोनिस्ट है, एक हद के ऊपर तो उसका असर कम होता है और ये क्या करेगा, बाकी ओपिएट्स को भी काम करने नहीं देगा। तो जो ओएसटी में है और किसी को अगर मान लो फ्रैक्चर हो गया या सर्जरी हो रहा है, उसमें अगर दर्द होता है तो क्या होगा कि हम अगर ब्यूप्रेनोर्फिन देंगे, जो हम अगर ओपिएट्स देते हैं तो उसका असर उतना नहीं आएगा। तो उन लोगों में हमें क्या करना है, ओपिएट डिपेंडेंस पेशेंट में यूजुअली क्या होता है कि उनको दर्द जो होता है, हल्का सा भी दर्द हो, बहुत ज़्यादा महसूस होता है ना, ये उनका ओपिएट डिपेंडेंट पेशेंट्स में ये होता है। और हम जो ओपिएट देते हैं उसका असर भी कम होगा क्योंकि ब्यूप्रेनोर्फिन वहाँ पे जाके ब्लॉक करके रखा हुआ है। और जो हम ब्यूप्रेनोर्फिन की दवाई देते हैं, क्रेविंग और विड्रॉल को तो 24 घंटे ठीक करेगा, लेकिन दर्द की जो एनाल्जेसिया इफेक्ट होता है, दर्द को जो कम करता है, सिर्फ 4 से 6 घंटे तक ही उसका असर होता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, जो ओएससी देते हैं उससे तो पूरे दिन तो दर्द नहीं जाएगा, तो हम ओएससी की दवाई को स्प्लिट करके दे सकते हैं। तो पहला होगा कि हम अगर दर्द है तो किस वजह से हो रहा है उसको देखिए, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और जो कारण है उसको भी ठीक करेंगे और ओपिएट के एडिक्शन को भी साथ में ठीक करेंगे। जो एनासाइड्स है जैसे पैरासिटामोल हो गया, ब्रूफन हो गया, उसको पहले हम ट्राई करके देखते हैं कि उससे दर्द मिट जाए। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़े, हम फिजिकल थेरेपी जैसे हीट थेरेपीज़, इंफ्रारेड थेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं वो ट्राई करते हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़े और हमें ओपिएट्स देना पड़ता है, तो हम जो ब्यूप्रेनोर्फिन की डोज जो है उसको स्प्लिट करके देते हैं कि दिन में 3 बार ले लो, कि उसका असर 6 घंटे रहेगा, तो उस वजह से जो है उसको दिन में 3 बार देंगे तो उसको 24 घंटे फ़र्क पड़ता है। दूसरा जो है, हम अगर ज़रूरी पड़े तो ब्यूप्रेनोर्फिन की डोज जो है जब पेशेंट को दर्द होता है बढ़ा भी सकते हैं। तो ओएसटी की जो डोज होता है, अगर पेन है पेशेंट में तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। एंड कभी कभार जो नलोक्सिन अब देते हैं, जब स्प्लिट डोसेस दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ब्यूप्रेनोर्फिन की मॉर्निंग डोज जो है वो हम सुपरवाइज दे रहे हैं, आफ्टरनून और इवनिंग डोज हम हाथ में देते हैं, तो उसमें ब्यूप्रेनोर्फिन नलोक्सिन कॉम्बिनेशन देते हैं। आपके पास तो सिर्फ ब्यूप्रेनोर्फिन नलोक्सिन आता है तो उसी को आप 3 टाइम्स डिवाइड करके दे सकते हो आराम से। और हमें अगर डर लगता है कि पेशेंट जो है इंजेक्शन करेगा, तो घर वालों को इन्वॉल्व करके उनको बताते हैं कि आपको घर पे सुपरवाइज करना है। तो कभी भी अगर पेन बहुत ज़्यादा है, पेन हमारे स्प्लिट करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पेन बहुत लंबे समय से है और जा ही नहीं रहा है, अक्सर हो रहा है, तो आप मेडिसिन वाले डॉक्टर या पेन स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफ़र करना है। और ऑपरेशन सर्जरी के टाइम पे यूजुअली ओएसटी हम चालू रखते हैं। कोई पेशेंट्स आके बोलेंगे कि मुझे सर्जरी के लिए पता है 2-3 दिन के 1 हफ्ते के बाद मुझे आंत का सर्जरी या जो भी सर्जरी है, तो उसमें ओएसटी चालू रखना है। अगर वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं कि हमें इसमें ओपिएट एनाल्जेसिया देना है, तो हम सर्जरी के दिन हम ब्यूप्रेनोर्फिन बंद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो इंजेक्शन के तौर पे या मेडिसिन के तौर पे वो ओपिएट्स देंगे, और जब वहाँ पे ओपिएट्स बंद करेंगे दोबारा हम ब्यूप्रेनोर्फिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटिंग सर्जन और एनेस्थेटिस्ट को हम बताते हैं कि ये मेडिसिन चल रहा है, इफ़ नीडेड ऑन द डे या 1 डे बिफोर आप बंद कर सकते हो, और जब वो ओपिएट एनाल्जेसिया खत्म हो जाता है देन वी रीस्टार्ट अवर मेडिसिन। इसमें जैसे हमने पहले देखा था कि अगर 1-2 दिन का ही ब्रेक हुआ है, यू कैन स्टार्ट ब्यूप्रेनोर्फिन इन द सेम डोज, नहीं तो यू अगेन स्टार्टेड विद इधर हाफ अ डोज या स्टार्ट विद एज अ न्यू पेशेंट। और कोई कारण से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है कि फ्रैक्चर हो गया है या कुछ है, तो हम फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। तो अगर जैसे हमारे कोविड टाइम पे हुआ था जिसमें पेशेंट का मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हुआ था, कोई और ज़रूरी रीज़न से इनको देना पड़ रहा है, तो इट इज़ द कॉल ऑफ द डॉक्टर, वहाँ पे जो ट्रीटिंग टीम पे है, इफ़ ही वांट्स टू गिव इवन ड्यूरिंग इंडक्शन पीरियड आप दे सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसीज।